नमस्कार दोस्तों कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में जो गांव था वो एक छोटा गांव था और वो गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। और फिर नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण उस नदी के किनारे जो ये छोटा सा गांव था पूरी तरीके से बह जाता है। जितने भी गांव के घर होते हैं सारे पानी से भर जाते हैं। और उन किसानों का जो खेत था, जो गांव के रहने वाले थे, उन किसानों का जो खेत था वो खेत भी पूरी तरीके से उनकी फसल, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि पूरी तरीके से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान के दुखों का ठिकाना नहीं था। कब किसान क्या करें, उनके खाने पीने के लिए जो अन्न उनकी खेती से, उनकी किसानी से उपजता था, उसी को बेचकर, उसी को खाकर उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन बाढ़ ने तो उनका सब कुछ निगल लिया। अब वो लोग क्या करेंगे? अब गांव के कई लोग मिलकर अधिकारियों के पास जाते हैं जिले के। अब जिले के अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद सरकार कुछ मुआवजा पास करती है। मुआवजे की धनराशि सरकार 5,000 रुपए बीघे के हिसाब से पास करती है। अब जिसके पास जितने बीघे खेत थे उसको उतने 5,000 रुपए मिलने थे। अब ये धनराशि सरकार खाते में डाल भी देती है और फिर एक एक करके किसान बैंक जाते हैं, बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए। अब जब ये किसान एक एक करके बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक के मैनेजर साहब कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे खाते में कुछ समस्या है, उसमें कुछ कागज पत्तर लगने हैं। और वो कागज पत्तर लगने के लिए या तो आप 1,000 रुपए जो आपके पैसे आए हुए हैं, अगर आपके 5 बीघे हैं तो 25,000 रुपए आए हुए हैं तो आपको 24,000 रुपए मिलेंगे। 1,000 रुपए आप कागज पत्तर के लिए जमा करिए या फिर 1,000 रुपए आप लमसम कागज पत्तर बनाने में आपका समय भी जाएगा, 800-900 रुपए का खर्चा आएगा, तो चाहे आप खुद बनवा के जमा कर दीजिए। अब उसमें से जितने भी गांव के लोग जाते हैं सब वैसे ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी थी। तो सारे लोग सोचते हैं कि क्यों ना अच्छा यही होगा कि 1,000 रुपया घूस दे के बैंक के जो कर्मचारी ये कह रहे हैं, बैंक के मैनेजर साहब जो ये कह रहे हैं, 1,000 रुपया कटवा के बाकी का पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन इनमें से एक 20 साल का युवक सारे लोगों को मना करता है और कहता है कि नहीं, एक भी पैसा नहीं देना है, 25 पैसा नहीं देना है। मैनेजर साहब ऐसा तो कोई रूल है नहीं। अब मैनेजर साहब उसे डांट कर बैंक से भगा देते हैं। कहते हैं देखो, ज्यादा नेता मत बनो और ज्यादा नेता बनने की कोशिश भी मत करो, जो जैसा कह रहा हूं वो ऐसा करो, अन्यथा पैसा मत निकालो। अब ये जो युवक होता है वो सीधे डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, डीएम साहब से मिलता है, डीएम साहब को सारी समस्याएं बताता है। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप ट्राई करो, जाओ देखो फिर से बैंक का मैनेजर क्या कहता है। अब फिर से दोबारा ये व्यक्ति जाता है, बैंक पहुंचता है, मैनेजर साहब से कहता है कि मैनेजर साहब पैसे निकाल दीजिए। लेकिन मैनेजर साहब थे कि उनकी वही रट थी कि 1,000 रुपये आपको देना होगा या आप 800-900 रुपए का खर्चा लगेगा, एक दिन का आपका टाइम लगेगा। आप तहसील से, आप दीवानी से, ये कागज है मैं लिख देता हूँ, वो सब बनवा कर लाओ, फिर आपका खाता चालू करूंगा, फिर आपको पैसे दूंगा। अब जब दोबारा नहीं देता है पैसा बैंक मैनेजर, तो ये युवक फिर से दोबारा अगले दिन डीएम साहब के पास जाता है। डीएम साहब पूरी शिकायत सुनते हैं। मामला गंभीर था, किसान का मैटर था। डीएम साहब कहते हैं अच्छा, कल का दिन मुकर्रर करता हूं मैं। और कल सुबह, अगले सुबह डीएम साहब इस लड़के के साथ उस बैंक जाते हैं और लड़के से कहते हैं कि देखो, तुम बैंक मैनेजर से कुछ भी मत बताना, मैं तुम्हारे जैसा ही कपड़ा पहनकर चलूंगा। और फिर अगर बैंक मैनेजर तुमसे पूछता है तो तुम कह देना कि ये मेरे बड़े भैया हैं। तो वो कहता है ठीक है। अगले दिन तय समय पर डीएम साहब बिना अपनी गाड़ी लिए, बिना अपनी सुरक्षा लिए बैंक के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही बैंक खुलती है, ये 20 साल का युवक डीएम साहब को मिलता है। डीएम साहब फिर बातें करते हैं। दोनों लोग जैसे ही पहले दिन तय हुआ था डीएम साहब के कार्यालय में, वैसे ही बड़ा भाई और छोटा भाई बनकर बैंक के अंदर जाते हैं। बैंक के अंदर पहुंचते हैं, डीएम साहब खड़े खड़े कैशियर साहब और बैंक मैनेजर से आंखें मिलाते हैं।
आंखों आंखों में कुछ बातें होती हैं। फिर ये जो 20 साल का युवक डीएम साहब से शिकायत करने गया था, बैंक मैनेजर साहब से वही चीजें कहता है कि साहब मुझे पैसा निकालना है, लेकिन डीएम साहब फिर से वही चीजें उससे कहते हैं, भाई साहब आपको 1000 रुपया कटवा के निकालना हो तो निकाल लीजिए, आपके टोटल 10 बीघे खेत है, आपका जो मुआवजा आया है वो 50,000 रुपए आया है, तो आप 49,000 रुपया निकाल सकते हैं। तो वो कहता है कि साहब मुझे 50 ही चाहिए, मैं पूरा नहीं निकालूंगा। अब अब मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा नेता बन रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ज्यादा चतुर मत बनो। अचानक तपाक से डीएम साहब ये सब सुन रहे थे। डीएम साहब कहते हैं बैंक मैनेजर से कि कौन से रूल के तहत कौन से ऐसे कागज बैंक में लगने हैं जो बैंक से अप्रूव नहीं होगा, अब बाहर से तहसील से दीवानी से अप्रूव करा रहे हैं। अब मैनेजर डीएम साहब को गुस्से से देखता है, और गुस्से से देखने के बाद कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति शिकायत लेकर गया था उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। और मैनेजर साहब के साथ जो होता है, मैनेजर साहब ने भी सपने में नहीं सोचा था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? आखिर डीएम साहब ने ऐसा क्या किया जो इस 20 की पूरी जिंदगी बन गई और उसकी पूरी परवरिश, उसका पूरा परिवार सही से चलने लगा। गांव वालों ने उस व्यक्ति का आखिरी में इतना सपोर्ट किया जितना सपोर्ट करना चाहिए था। तो एक शिकायत से वो जमीन से आसमान तक की दूरी तय कर लेता है। आखिर ऐसा क्या था उस शिकायत में? दोस्तों, कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी को पूरा सुनिएगा, पूरी कहानी सुनकर ही जाइएगा अगर आप यहां तक आए हैं तो। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा भी नम्र अनुरोध है दोस्तों कि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें जरूरत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर मिला था, उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद फकरे आलम। इन्होंने जगह का उल्लेख नहीं किया है। अगला नाम है सुमित, जो कि है पानीपत हरियाणा से। अगला नाम है विश्वजीत सिंह, जो कि हैं पंजाब से। अगला नाम है अनिल बिधूड़ी, राजस्थान से हैं। एस सरवल हैं। विजय सिंह हैं गाजियाबाद से। अजीत सिंह शेखावत हैं, ये भी पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन 4-5 लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था। दोस्तों, अगर आपका प्यारा सा कमेंट हमें इस कहानी पर मिलता है तो अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। फिलहाल बिना देरी किए, कहानी को लंबा बिना खींचे, कहानी की तरफ वापस से लौटते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति होता है शिकायत करता, इसका नाम होता है प्रताप। प्रताप एक गांव का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। और ये कहानी बहुत पुरानी है। और उस गांव में बगल ही गांव के नदी बहती थी, लेकिन गांव के प्रत्येक व्यक्ति यानी गांव के जितने भी रहने वाले लोग थे, सबके पास खेती की ठीक ठाक जमीन थी। और इस गांव का जो पेशा था वो यही था कि गांव के जितने भी लोग हैं उनकी जो खेती बाड़ी होती थी, उसी खेती बाड़ी से अपना अन्न उपजाते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। और जो अन्न ज्यादा उपजता था तो उसे मार्केट में बेचकर वो अपनी दैनिक क्रियाकलापों को चलाते थे, अपनी दिनचर्या चलाते थे। और प्रताप के पिताजी उसी गांव के सरपंच होते हैं, लेकिन उनके पिताजी पिछले 2-3 बार से सरपंची का चुनाव नहीं जीत रहे थे। पुराने सरपंच थे, ठीक ठाक खेती थी प्रताप के पास। प्रताप अब चूंकि बड़ा हो चुका था, 20 साल की उम्र हो चुकी थी। अब प्रताप के लिए बहुत शादी की लाइन लग रही थी। अब प्रताप के पिताजी ने सोचा कि अब प्रताप की 20 साल की उम्र हो चुकी है, पढ़ाई उसने ज्यादा नहीं की थी। प्रताप ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी, लेकिन जहां तक उसने पढ़ाई की थी ठीक ठाक पढ़े थे। और पहले के जमाने के आप देखते होंगे, पुराने समय के जो कम भी पढ़े लिखे होते थे लोग, वो बहुत होशियार और चतुर होते थे। अब प्रताप एक दिन खेती किसानी का काम कर रहा था, तो उसके बगल का ही एक मित्र आता है और प्रताप से कहता है कि प्रताप भाई, आप तो गांव में सबसे चतुर इंसान हो और आपने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है, गांव में और लोग आपसे कम पढ़े हैं, इस लिहाज से तो आपको सरकारी नौकरी करना था। तो प्रताप कहता है, हाँ भाई, लेकिन मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूं और मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं
कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं बाहर जाऊं नौकरी करने के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों आपस में उसी खेत के एक पगडंडी पर बैठ जाते हैं। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब वो मित्र बताता है कि भाई यार, एक गांव से दूसरा जिला है जो काफी दूर है, वहां कुछ सरकारी नौकरी के फार्म आए हैं। और पहले के जमाने में फार्म आप जानते ही कैसे होते थे, बस जाइए, आपको देखते थे, दो चार बातें पूछते थे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। तो फला डेट को इंटरव्यू है, क्या चलोगे? तो वो कहता है कि ठीक है, हाँ चलूंगा। अब प्रताप उसके साथ, अपने मित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिन तय होता है कि इस दिन दोनों लोग साथ में निकलेंगे। और वो दिन था जिस दिन ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, उसके तीसरा दिन। अब तीसरा दिन आता है, प्रताप अपने घर वालों को, किसी को कुछ भी नहीं बताता है। और फिर उस दिन अपने मित्र के साथ वो परदेश चला जाता है, दूसरे जिले में चला जाता है, उसी जॉब के चक्कर में। और जब वो जाता है तो देखता है कि उसके गांव के कई लड़के उसके साथ जाते हैं। करीब 10-12 लड़कों का झुंड, 10-12 लड़के गांव के इकट्ठा होकर उस वैकेंसी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। लेकिन समय और इत्तेफाक देखिए कि उस पूरी भर्ती में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिंचाई विभाग की भर्ती होती है, नलकूप ऑपरेटर की। और फिर नलकूप ऑपरेटर के पद पर सिर्फ एक बंदे का चयन होना था, और वो प्रताप का चयन होता है। अब प्रताप का जब चयन हो जाता है, प्रताप 3 दिन तक लगातार उस चयन की खुशियां मनाता है। अब सोचता है कि चलो, घर पे माँ बाप को नहीं बता कर आया हूं, लेकिन माँ बाप मेरे सुनेंगे, जब मैं जाऊंगा यहां से छुट्टी लेके तो वो बहुत खुश होंगे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया है, अब तो शादी कर लेगा, उसका सब कुछ अच्छे से चल जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। अब वो अपनी खुशी मना ही रहा था, इधर उसके पिताजी उसे ढूंढते हैं 2-3 दिन तक लगातार। तो उसे पता चलता है कि हो सकता है उसके पिताजी को, कि हो सकता है कि वो अपने किसी मित्र के साथ कहीं चला गया हो, क्योंकि जो प्रताप होता है वो 3-3, 4-4 दिन के लिए बाहर चला जाता था घूमने अपने मित्रों के साथ, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके पिताजी जब 3 दिन गुजर जाता है तो पूछताछ करना शुरू करते हैं। फोन का जमाना था नहीं कि मोबाइल पे फोन मिलाए और पूछ लिया भैया कहाँ हो। अब वो गांव के लड़कों को भी देखते हैं। गांव के लड़के जलन के मारे कि कोई बताता नहीं कि उस गया था इंटरव्यू देने, उसका भी चयन हो गया है, वो सरकारी नौकरी पा गया है। सबको ये चीजें बुरी लगी कि पूरे गांव में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अकेले प्रताप का ही सिलेक्शन हो गया। अब प्रताप के पिताजी पूछते पूछते उस मित्र के यहाँ पहुंचते हैं, उस मित्र से मिलते हैं। वो मित्र उस जिले का, उस जगह का एड्रेस देता है। अब उसके पिताजी अगले दिन अपने एक मित्र के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। अब जब जहां पहुंचते हैं, जहां पर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, अब जब वो ट्रेनिंग के पास पहुंचते हैं, जैसे ही प्रताप को सामने से देखते हैं, गले से लगा लेते हैं। बाप बेटे दोनों काफी देर तक रोते हैं। वो कहता है प्रताप अपने पिताजी से कि पिताजी, अब आपको दुखी नहीं होना चाहिए, मैं तो सरकारी नौकरी लग चुका हूं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यहां पर लेने के लिए आया हूं और तुम ये सरकारी नौकरी छोड़ दो। तुम्हें पता है खेती बाड़ी सब कुछ है, आराम से खेती किसानी का काम करो, अपने घर पे रहो, अपने माँ बाप के पास रहो, अपने माँ बाप के नजरों के सामने रहो, तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने के लिए। वो अपने पिताजी से कहता है कि हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी होती है पिताजी। अभी मुझे जो तनख्वाह मिलेगी मिलेगी, आप बाद में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे खेती किसानी का कोई टेंशन नहीं रहेगा। खेती किसानी में मजदूर लगा के करवा लूंगा, और फिर बाद में पिताजी जब मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, तब मुझे सरकार पेंशन भी देगी। उसके पिताजी अब गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की कोई इच्छा पूरी नहीं करनी है, तुम अकेले ही संतान हो, हमारी जो अपेक्षाएं हैं तुमसे बहुत थी, लेकिन तुम अगर ये नहीं चाह रहे हो कि तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन, तुम जैसे चाहो वैसे करो। अब प्रताप जब अपने पिताजी को देखता है कि एक बार वो फिर उनकी आंखों में आंसू आ गया है और वो रोने वाले हो गए हैं, तो प्रताप भी भावुक हो जाता है, वो भी रोने लगता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी,
एक माँ और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई संपत्ति नहीं होती। ऐसे में मैं अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं और फिर प्रताप अपनी ट्रेनिंग जिसके अंडर कर रहा था उसको बताता है कि मेरे पिताजी आए हैं और मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूं, मेरे पास खेती किसानी की पर्याप्त मात्रा में जमीन है और मैं अब अपने घर जा रहा हूं। उसके सीनियर कहते हैं कि ठीक है भाई चले जाओ, रोक कौन सकता है जाने वालों को, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें छोड़ना है छोड़ दो नौकरी। अब वो नौकरी छोड़कर वापस अपने पिताजी के पास लौट आता है। पिताजी के पास लौटने के बाद वो पिताजी का अच्छे से ख्याल रखने लगता है, खेती किसानी में मन लगाकर काम करने लगता है। अच्छा, प्रताप की जो आदत थी वो गांव में बहुत ही मिलनसार नजरिया रखता था, सबसे मिलजुल कर रहता था। अब प्रताप की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तो शादी कर लो। कहता है कि ठीक है पिताजी। अब उसके पिताजी शादी देखना शुरू करते हैं और शादी देखते देखते फिर शादी उसकी तय हो जाती है एक लड़की से। शादी उसकी धूमधाम से हो जाती है। फिर धीरे धीरे प्रताप का जीवन आगे बढ़ने लगता है। प्रताप की वो आदत थी कि गांव में किसी को शाम हो सुबह हो किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए हो, प्रताप हर जगह खड़ा रहता था। किसी अधिकारी से कोई समस्या हो जाए, थाने पर बात करनी हो, प्रताप वहां पर भी पहुंच जाता था, सबकी सहायता करता था। अब धीरे धीरे समय अच्छे से गुजरने लगता है और जब समय अच्छे से गुजरने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक, खेती बाड़ी ठीक ठाक, प्रताप के एक दो बच्चे भी हो जाते हैं। प्रताप अपने बीवी बच्चों और अपने माता पिता के साथ अच्छे से जीवन गुजारने लगता है। अब जीवन गुजारते गुजारते एक समय ऐसा आता है जब उसकी फसल खेतों में लहलहा रही थी, उसी टाइम बाढ़ आ जाती है और बाढ़ इतनी तेज आती है कि नदी के किनारे बने उसके पूरे गांव को बहा कर ले जाती है। जितने भी घर थे सारे घरों को बहा कर ले जाती है और उसके साथ ही फसलें भी जो उसकी खेतों में लहलहा रही थी वो भी बाढ़ की आगोश में आकर बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद होने के बाद फिर वो अपनी अगुवाई में कई लोगों को इकट्ठा करता है, जिले के अधिकारियों से मिलता है, फिर मुआवजा पास होता है। मुआवजा पास होने के बाद वो बैंक पहुंचता है। बैंक में फिर वो पूरी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं, मैनेजर साहब ने क्या क्या किया। फिर जब वो थक हार जाता है फिर डीएम साहब को लेकर जाता है। डीएम साहब अब जब बैंक में मैनेजर से ये बातें शुरू करते हैं दोनों, प्रताप और बैंक मैनेजर, तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि डीएम साहब को, जब डीएम साहब ये क्वेश्चन करते हैं कि आप किस नियम के हिसाब से कह रहे हैं कि बैंक में आपको ये कागज दीवानी और कलेक्टरी और तहसील से लाकर देने होंगे। अब डीएम साहब कहते हैं देखो सूट बूट में हो, आप कौन हो, अभी भगा दूंगा आपको यहां से। अब डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है। अब डीएम साहब भी नहीं बताते हैं कि मैं कौन हूं। डीएम साहब से बैंक मैनेजर बदतमीजी करने लगता है, लेकिन डीएम साहब ऐसे थे कि उन्होंने बिना कुछ बताए ही सिर्फ उन प्रश्नों का उत्तर बैंक मैनेजर से चाहा। लेकिन बैंक मैनेजर जब इस हद तक आ जाता है कि उस बाहर से सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और कहता है इन दोनों आदमियों को बाकायदा पकड़कर इनको खींचकर बैंक से बाहर कर दो। जैसे ही बाहर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे बैंक के अंदर आते हैं, वैसे ही डीएम साहब अपने जेब से आई कार्ड निकालते हैं, अपना परिचय पत्र निकालते हैं और वो परिचय पत्र लोगों को दिखाते हुए, बैंक मैनेजर को भी दिखाते हुए और सुरक्षा गार्ड को दिखाते हुए, फिर एक दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उन पुलिस वालों को दिखाते हुए बैंक मैनेजर से कहते हैं डीएम साहब कि इस परिचय पत्र को ध्यान से देख लो, अगर इस परिचय पत्र को ध्यान से देखने के बाद तुम्हें कुछ समझ में आए तब आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अब बैंक मैनेजर अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाता है और सीधा उस परिचय पत्र को हाथ में लेकर पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि यार ये तो इसी जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिला अधिकारी हैं। अब बैंक मैनेजर की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बैंक मैनेजर सोचता है कि आज किसके पाले पड़ गया, आज किसका मुंह देख के सुबह सुबह उठा था यार, क्या हो गया, अब क्या करूं। बैंक मैनेजर हाथ पैर जोड़ने लगता है कि सर मुझसे गलती हो गई। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि तुमसे गलती नहीं हो गई, तुम लोग घूसखोर हो और तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए वो मैं अभी तुम्हें बताता हूं।
और फिर अपना फोन निकालते हैं डीएम साहब, और फिर डीएम साहब तुरंत ही पुलिस बुलवाते हैं। पुलिस बुलवा कर कहते हैं कि ये रिश्वतखोर है, इसे अरेस्ट करो, और फिर बैंक मैनेजर को अरेस्ट करवा देते हैं। और फिर वहां पे दूसरा बैंक मैनेजर आता है। अब सारे किसानों के पैसे और प्रताप के पैसे बैंक मैनेजर निकालता है। उसके बाद जब ये बातें गांव वालों को पता चलती हैं तो धीरे धीरे पूरे गांव में हो हल्ला हो जाता है कि प्रताप ने डीएम साहब से शिकायतें की थी। डीएम साहब के शिकायत की वजह से आज लोगों को 1,000 रुपया जो घूस का देना था, जो अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से, गलत तरीके से बैंक वाले वसूली कर रहे थे, मुआवजे की धनराशि जो कि सरकार ने दी है, जिसमें कोई हिस्सा किसी का नहीं बनता है, उस पैसे से, किसानों के फसल के पैसे से, किसानों की मेहनत और खून पसीने की कमाई के पैसे को बैंक वाले फ्री में डकार जाना चाहते थे। उस पैसे को कैसे प्रताप ने डीएम साहब से शिकायत करके बचा लिया। अब ये सारी बातें पूरे गांव में कौतूहल का विषय बन जाती हैं। वैसे भी प्रताप बहुत देखने में, काम करने में, लोगों की समस्या सुलझाने में सबसे आगे रहता था गांव में। अब गांव में एक पंचायत इकट्ठा होती है। लोग कहते हैं कि हमें जो आपने एहसान किया है प्रताप भाई, उसका एहसान उतारना है। अब प्रताप समझ नहीं पा रहा था कि ये गांव वाले उसके साथ क्या करने वाले हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिताजी कई साल तक कई बार गांव के प्रधान रह चुके हैं, लेकिन 3-4 बार से वो प्रधानी का चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, और हमें एक ऐसे ग्राम प्रधान की जरूरत है, एक ऐसे सरपंच की जरूरत है जो अधिकारियों से अच्छी तरीके से बात कर सके, जो हमारी समस्याओं को सुन सके और जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो वो सारी खूबियां प्रताप भाई आपके अंदर हैं, और आप इस ऑफर को ठुकराइए मत। और उसके कुछ दिन बाद ही गांव में प्रधानी का चुनाव आता है, और फिर प्रताप चुनाव लड़ता है, और उसके सामने कोई भी सदस्य उसकी नेकी और अच्छी चीजों को देखकर कोई भी सदस्य उसके चुनाव में खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि पूरे तरीके से पूरे गांव ने प्रताप को पहले ही सपोर्ट कर दिया था। और फिर और फिर और फिर प्रताप इस तरीके से गांव का सरपंच बन जाता है। और जब वो सरपंच बन जाता है तो उसके पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे काफी। तो एक दिन बैठते हैं और प्रताप से कहते हैं कि प्रताप बेटा, मैं बहुत पहले इस गांव का प्रधान हुआ करता था, लेकिन 3-4 बार से मैं चुनाव जीत नहीं पा रहा हूं। तुमने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि तुम एक बार में ही चुनाव जीत गए और तुम्हारे सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब प्रताप सारी बातें बताता है। उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा दूसरे के सुख दुख में निस्वार्थ खड़े रहना चाहिए। अब प्रताप कहता है कि पिताजी, आप के आंखों में आंसू, आप रो क्यों रहे, आप इतना परेशान क्यों हैं? तब प्रताप के पिताजी कहते हैं, बेटा, मैं वो दिन याद कर रहा हूं जब तुम सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी पर लगे थे, और मैं तुम्हें वहां से तुम्हारी नौकरी छुड़वा कर लेकर आया था। शायद वो नौकरी में तुम्हें छुड़वा कर घर ना लाया होता तो तुम आज बहुत आगे होते। अब प्रताप कहता है कि पिताजी, कुछ नहीं, जिसको जहां जाना है सब कुछ ईश्वर करता है, जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और फिर दोनों खाना आ जाता है, भोजन आ जाता है, दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार से प्रताप का जीवन फिर से खुशहाल, अच्छी दिशा में चलने लगता है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से भलाई की भावना रखते हैं, तो ऊपर वाला वही चीज हमें 1000 गुना कर कर भेजता है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी कहानी। उम्मीद है पूरी कहानी आपको अच्छी जरूर लगी होगी, पूरी कहानी समझ में जरूर आई होगी। अगर पूरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कुछ जानने वाले तक इस कहानी को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका प्रताप के बारे में क्या कहना है, डीएम साहब के बारे में क्या कहना है,
प्रताप के पिताजी के बारे में क्या कहना है और प्रताप के गांव वालों के बारे में आपका पूरा क्या कहना है, अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि जब मैं अगली कहानी लेकर आऊं तो उसमें आपका नाम जरूर ले लूं। और आप जब कमेंट करिएगा दोस्तों तो ये भी बता दीजिएगा आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे। मिलता हूं फिलहाल ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।